बच्चों, आज के सेशन में, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मैं वेब डिजाइन में वेब चार्ट के रूप में जो क्वेश्चन साइंस 2 में आते हैं वो कैसे होते हैं, उनके आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। और ध्यान रखना, इस वीडियो में नहीं पूरा होगा, नेक्स्ट और वीडियो में लेना पड़ेगा उस क्वेश्चन को। इस वीडियो में सारे मैंने वेब पर आधारित क्वेश्चन को दूंगा, उसे एक बार आप पढ़ लेंगे। वो कम से कम 2 नहीं तो 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं, उसको सिर्फ फिलअप करना है। अच्छी बात ये होती है उसमें मार्क्स का डिडक्शन नहीं होता है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड होता है, शब्द भर दिया आपको नंबर मिल जाता है। ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आज आइए हम आज साइंस में आने वाले एक नए प्रश्न की प्रजाति लेकर आए हैं। प्रजाति है और आपको बड़ा आसानी से, बहुत ही आसानी से वो नंबर देके जाता है और उसका नंबर एक भी कम नहीं होगा। जितने मार्क्स का होगा पेपर में उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। पता कैसे प्रश्न होते हैं, ये सामने आपके हैं। ये ऐसी आकृतियां कभी कभी आपको 2 मार्क्स ले आएंगी, कभी 3 मार्क्स ले आएंगे। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो पूरे मिलेंगे और 3 मार्क्स के हैं तो भी पूरे मिलेंगे, बराबर है। अब ये प्रश्न देखिए कैसा है। ये एक बना हुआ है वेब डायग्राम। क्या ये वेब डायग्राम बोलते हैं तो मैप बोलते हैं। अब इसमें प्रश्न कैसे आते हैं जब देखिए, बीच में दिया गया जेंथम गम और यहाँ पर 2 भरे गए हैं, 2 फिलअप है, 4 आपको भरने हैं। एक बॉक्स में भरने का मतलब आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। पहले समझ लीजिए जेंथम गम होता क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जेंथम गम जो होता है, जैंथोमोनास नामक एक प्रजाति होती है। जैंथोमोनास एक प्रजाति होती है। उस प्रजाति में प्रकिण्वन के द्वारा एक गम बनता है। वो गम की विशेषता होती है पानी में आसानी से घुल जाएगा, नंबर 1। और दूसरी बात, वह उसका घनत्व तो ज्यादा होता है, उसका उपयोग ढेर सारा है। अब कहां कहां मैं बता रहा हूं, आप नोट करते जाइए। पहला, रंग बनाने में, कहीं कलर बनाना हो ना रंग, उसमें, आइसक्रीम में, पडिंग में, जेली में, खाद के उपयोग में, वस्त्र उद्योग में इतने उपयोग हैं। कपड़ा उद्योग में, फर्टिलाइजर्स, खाद उद्योग में, रंग बनाने में, ये टूथपेस्ट गाढ़ा होता है ना, उसमें भी होता है। क्रीम जो लगाते हैं उसमें भी होता है। अब यहाँ पर आपको इतने बॉक्स देके 4 भरना है। पहला जेंथम गम, जेंथम गोंद, 2 उपयोग हैं। एक पिगमेंट माने कलरिंग करने में, रंग बनाने में। दूसरा है टेक्सटाइल में, कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग होता है। 4 बचे हुए हैं। 4 में बता देता हूं। एक तो होता है कीटनाशक बनाने में, क्या कीटनाशक, बराबर है। दूसरा आप लिख देंगे टूथपेस्ट बनाने में, 2 हो गया। टूथपेस्ट, कीटनाशक, बात समझ आई। अगला है उर्वरक बनाने में, जो हम पेड़ पौधों को, अपनी फसलों को खाद देते हैं, फर्टिलाइजर्स बोलते हैं ना, वो बनाने में होता है, ठीक ना। पडिंग या जेली बनाने में इतने उपयोग हैं। अब इतने उपयोग में 7-8 उपयोग हैं। आपको 4 याद रखने हैं, 4 लिखने हैं। ध्यान रखना, एक भी मार्क्स इसका डिडक्ट नहीं होता है, ठीक है। फिर सुन लो, 2 दिए गए हैं कलर करने में, वस्त्र उद्योग में। अब यहां पर टूथपेस्ट में, उर्वरक में, टूथपेस्ट, उर्वरक, जेली बनाने में और कीटनाशक बनाने में। तो ये 4 आप लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आज की इस सीरीज में ऐसे ही क्वेश्चन के आपको मैं ढेर सारे क्वेश्चन देने वाला हूं, लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो समय समय मिलते रहे। और आपको ऐसे ही वीडियो की आवश्यकता है, क्योंकि एग्जाम आपके पास में है और नंबर आपको लेना है, पास होना है, अच्छे नंबर लेने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपको रट्टा नहीं मारने हैं, देखने नहीं है, ज्यादा बाहर नहीं करना है। एक बार देख कर समझ लिया वीडियो में, आप कंफर्म हो जाएगा, नंबर आपको मिल जाएगा। तो क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो को देखते ही आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप उसे लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि बाद में लाइक करने आते हैं तो आप भूल जाते हैं। और इतना व्यूज आप लोगों का आता है, आप लोग देखते हैं, मुझे पता है, लेकिन लाइक्स की संख्या कम होती है, समझ में आता है आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, भूल गए हैं। लाइक आप जरूर कीजिए। आगे ऐसे ही क्वेश्चन आपको लेकर आते हैं, रिपीट कर देता हूं फिर से। जेंथम गम का उपयोग रंग बनाने में, कपड़ा उद्योग में, टूथपेस्ट में, जेली बनाने में, कीटनाशक बनाने में और उर्वरक बनाने में होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको अगला ऐसे ही फिगर आज देकर बताऊंगा कैसे भरे जाते हैं। बड़े ही आसान होंगे आपके लिए, बहुत अच्छे नंबर देंगे, आप सब देखते जाइए बस।
अगला फिगर आपके सामने है, आप इसको जाना पहचाना फिगर लग रहा होगा, आपने इसको देखा है। जीवन प्रक्रिया नंबर 1, जीवन प्रक्रिया 1 वाले लेसन में पूरे लेसन का सारांश इसी में इतने में है। भोजन का पाचन कैसे होता है, ऊर्जा कैसे मिलती है, ठीक है। अब देखना, ये फिगर थोड़ा उल्टा पलटा दे दिया गया है, सही नहीं दिया गया है, सही क्रम नहीं दिया गया है, आपको सही करना है। याद कीजिए, थोड़ा सा आपकी बुक में की जो फिगर है ना, ऐसे नहीं दिया गया है, उल्टा, माने ये वाला पोर्शन ऊपर दिया गया है और ये नीचे दिया गया है, एरो नीचे किया गया है। इसका मतलब फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिगर ऐसे ही रहेगा, बस नाम हमें सही करने हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्रेब चक्र लिखा गया है। अब क्रेब चक्र था, सबसे पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पे यहाँ होता था कार्बोहाइड्रेट। क्या होता था? कार्बोहाइड्रेट, याद है ना। मैं यहाँ लिख देता हूं, आप ऐसे मिटा के मत लिखिएगा, अगला फिगर बनाइएगा। ये है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अब ये देखना, कार्बोहाइड्रेट के बाद में दूसरा खंड में क्या आता था, आपको याद है? कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण होता था किसमें? ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज का विखंडन होता था, कहां होता था? कोशिका के कोशिका द्रव्य में, इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो दूसरे स्टेप पर है, ये होगा ग्लूकोज का विखंडन। मैं यहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन ऐसे रहने देता हूं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब ग्लूकोज के विखंडन होने के पश्चात क्या बनता था, याद है आपको? पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल, जो यहां लिखा गया है, आप इसको लिख देंगे पायरुविक अम्ल। अब पायरुविक अम्ल के बाद क्या होता था? एस्टिल कोएंजाइम, नो प्रॉब्लम, अपनी सही जगह पर ये है। अब एस्टिल कोएंजाइम के बाद में उसका रूपांतरण होता था, एस्टिल कोएंजाइम बाद में आता है क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र, याद रखना, क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल के बाद अंत में जाके बनता था, याद है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, पानी, H2O और ढेर सारे प्रकार की ढेर सारे एटीपी के अणु, मतलब ऊर्जा बनती थी। आप यहां पर लिखेंगे CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी माने ऊर्जा। आपका ये लाइन तो पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। जरा साइड में देखिए, आपको ये बताया गया था जब आप भरपूर खाते पीते हैं तब तो आपको कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ऊर्जा मिलती है, लेकिन विषम स्थितियों में, कभी आप फास्ट हैं या उपास हैं या कोई ऐसी स्थिति आ गई, आपको खाना नहीं मिला, फिर भी आपको ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा मिलती भोजन से। तो भोजन हमारे पेट में नहीं है, शरीर में फूड नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, ग्लूकोज विखंडन नहीं होगा, हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। और आपको पता है बिना ऊर्जा के हम सांस तक नहीं ले सकते। तो क्या होता है, वो ऊर्जा हमको मिलती है किससे? प्रथिन से या वसा से, प्रथिन या वसा। अब देखो, ये वसा है, बोला है वसा से अमीनो अम्ल बनेगा, ऐसा कब होता है? अमीनो अम्ल प्रोटीन से बनता है, इसलिए चेंज कर दो, यहां लिख दो प्रथिन या प्रोटीन। प्रथिन से अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड से एस्टिल कोएंजाइम ए, और फिर बाकी प्रक्रिया से। इधर क्या करेंगे? वसा से वसीय अम्ल, ये है वसीय अम्ल माने फैटी एसिड, फैटी एसिड से लिपिड बनेगा, लिपिड एस्टिल कोएंजाइम में जाएगा, बाकी प्रक्रिया सेम हो जाएगी। इस प्रकार से ये फिगर, जरा ध्यान देना, ये 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का, आपके टेक्स्ट बुक में 20 में भी दिया गया है, और जब एक्सरसाइज की बात जहां पर आती है, जहां पर आप एक्सरसाइज करते हैं, वहां भी ये दिया हुआ है। इसको अच्छे से कंफर्म कर लेना। अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाता है, आसानी से 3 नंबर क्वेश्चन आप 3 मार्क्स पा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब ये देखिए, आपके सामने ये आकृति आ गई है, ये अभी आपकी जो 2 नंबर की है, कितना आसान है। इसे आपने कभी टेक्स्ट बुक नहीं देखी हो, लेसन कभी नहीं पढ़ा हो, तो भी इसको कर सकते हैं। कैसे? क्वेश्चन क्या है बीच में? पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, माने पर्यावरण को संरक्षित क्यों करना चाहिए, नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी खुशी के लिए, आपके लिए 3 दे दिया गया है। पहला है मानव निर्मित समस्याओं को कम करने के लिए। अगर पर्यावरण सुरक्षित रखेंगे तो मानव निर्मित जो समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगे। अब मानव निर्मित कौन समस्याएं हैं? जितनी समस्याएं इसमें है पर्यावरण में, वो मोस्टली मानव निर्मित है, ठीक है। भले ही प्राकृतिक हो, लेकिन उसके पीछे मानव का हाथ है, इंसानों का हाथ है। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, माने जंगल को बचाना है, पर्वत को बचाना है, जलाशयों को बचाना है, नदी को बचाना है, बराबर है। तीसरा यहाँ पर दिया प्रदूषण कम करना, ये 3 दे दिया गया। बाकी आप क्या करेंगे? बाकी आप यहाँ लिख देंगे
जैविक विविधता को बचाना। हम जहां रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहां पर जैविक विविधता पाई जाती है। अब जैविक विविधता, बायोडाइवर्सिटी, आप समझते हैं ना। अगर ये जैविक विविधता ना हो तो क्या होगा? जैसे मान लो हमें जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। लेकिन तीनों चीज प्राप्त करने के लिए अलग अलग सोर्स हैं। एक ही जगह से न रोटी, एक ही जगह से तीनों मिलेंगे नहीं। जहां से रोटी मिल रही है वहां से हमें मकान नहीं मिलेगा। मतलब मकान के लिए हमें इमारती लकड़ियां चाहिए, रोटी के लिए फसलें चाहिए, और कपड़े के लिए हमको क्या चाहिए? कुछ रेशेदार पौधे चाहिए, या फिर कुछ जानवर चाहिए जो हमको ऊन दे सके। मतलब हमें सारे प्रकार के वनस्पतियों को और सजीवों को बचाकर रखना चाहिए, तब हमारी दैनिक आवश्यकता पूर्ति होगी। तो एक हो गया जैविक विविधता को बचाने के लिए। नंबर 2, प्राकृतिक संकटों को टालने के लिए। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं? अब आप देखे हैं तो बाढ़ है, अकाल है, दुष्काल है, प्रदूषण है, बराबर है। इनको टालने के लिए भी हमें पर्यावरण को संरक्षित करना पड़ेगा। अंतिम यहां पर अब आप बता डालिए क्या हो सकता, कोई भी नाम लेकर बताए, आपका ये फिट बैठ जाएगा, पक्का फिट बैठ जाएगा। बता सकते हैं? बता सकते हैं? प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना, या मानव को विनाश लीला से बचाना। अब आप आंख बंद करके पर्यावरण को संरक्षण करने की क्या आवश्यकता है, यहां पर लिखिए। मानव निर्मित समस्याओं से निजात पाना, प्राकृतिक समस्याओं से, प्राकृतिक आपदाओं से बचना, जंगलों को बचाना, जैविक विविधता को बचाना, साथ ही साथ पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीवों को बचाना, उसके बाद प्राकृतिक स्रोत जो है उनको बचाना, प्रदूषण को कम करना। ऐसे 5-6 पॉइंट आपके हो सकते हैं। अब कोई आपको 4 लिखने हैं, 4 लिखने के बाद में आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। है ना आसान? आसान है ना? तो ठीक है, ऐसे ही ये वीडियो आप एक बार देख लेंगे। आपके एग्जाम में आने वाले सारे प्रश्न इस साल जो पेपर में आप मिलेंगे, आप मोस्टली पाएंगे हाँ ये वीडियो हमने देखा था, बहुत ही मजा आया, क्योंकि इसमें बहुत ही काम की चीजें हैं, नंबर की बरसात हो जाती है। ठीक ना? अब अगला वीडियो देखिए, अगला फिगर देखिए, उसमें आपको क्या देखने को मिलता है। अगले फिगर में देखिए, यहां पर आपके बारे में 2 फिगर दिए गए हैं। फिगर नंबर ये 4 है और 5 है। 2 नंबर कितने आसान है। पहला, यूज ऑफ स्टेम सेल्स, मूल कोशिकाओं के उपयोग। पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मूल कोशिकाएं क्या होती हैं। हमारे शरीर में कुछ ऑर्गन्स, कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां की कोशिकाओं में स्वतः अपने जैसी कोशिका बनाने की क्षमता होती है, अपनी जैसी कोशिका उत्पन्न करने की क्षमता होती है। उन सारी कोशिकाओं को हम मूल कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें अपने जैसे सेल बनाने की, उत्पादन करने की, पुनरुत्पादन करने की क्षमता होती है, उन्हें हम मूल कोशिका कहते हैं। ऑल द सेल्स हैविंग कैपेसिटी ऑफ रिप्रोड्यूसिंग द सेल्स like itself, they are called root cells। अब इनका उपयोग क्या होता है आप देखे होंगे। पहला उपयोग ये होता है जब किसी व्यक्ति को ट्रांसप्लांट करना होता है, त्वचा स्थापित करनी होती है, प्लास्टिक सर्जरी आपने सुना होगा वो करनी होती है, या किसी कैंसर हो जाता है, जब कैंसर में पूरा भाग काट दिया जाता है तो वहां पर उसी की बॉडी के कहीं किसी हिस्से से त्वचा को काटकर लाके चिपका देते हैं। लेकिन हर जगह की त्वचा हम नहीं लगा सकते, सिर्फ ऐसी त्वचा लगा सकते हैं जहां पर मूल कोशिकाएं हों, जहां पर कोशिका उत्पादन की क्षमता हो। वो मोस्टली हमारे होता है जांघ का पार्ट। जब भी आपने देखा होगा ऊपर कहीं भी ऑपरेशन होता है, वहां त्वचा लगानी होती है, तो उसी व्यक्ति के जांघ के हिस्से को काटकर वहां लगा देते हैं, क्योंकि उसमें एक कोशिका उत्पादन क्षमता होती है, वहां पर मूल कोशिका है। नंबर 2, कभी कभी क्या होता है, हमारा किसी ऑर्गन का हम ट्रांसप्लांट करते हैं, कहते हैं ना, कोई अंग दान करते हैं, डोनेट करते हैं, तो सिर्फ उन्हीं अंगों को आप डोनेट कर सकते हैं जिनमें मूल कोशिकाएं होगी, क्योंकि बाकी का अंग अगर ट्रांसप्लांट करेंगे उसमें कोशिका उत्पादन क्षमता नहीं रहेगी, वह बाद में नष्ट हो जाएगा। बराबर है? तो हमें क्या पता चला, यूज ऑफ स्टेम सेल, मूल कोशिका क्या उपयोग है। पहला है अंग प्रत्यारोपण में,
अंग प्रत्यारोपण, ठीक ना, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द ऑर्गन। नंबर 1, पुनरुत्पादन में जैसे त्वचा काटकर यहाँ की यहाँ लगा दी है, ठीक है, ये पुनरुत्पादन पूर्व कोशिका बनेगी। और वाला है अंग के दान करने में, अंग के डोनेट करने में। तो 2 हो गया, अंगदान में और कोशिका उद्भव में। अंगदान, कोशिका उद्भव, ठीक है। अब नीचे देखिए उत्क्रांति के प्रमाण। आप पहले ये देखिए उत्क्रांति, इवोल्यूशन क्या है। उत्क्रांति धीरे धीरे होने वाला क्रमिक एवं विकासात्मक परिवर्तन है। उत्क्रांति एक परिवर्तन है। ये कैसे होता है? धीमे होता है, ग्रेजुअली होता है और विकासात्मक होता है। इसीलिए एक कोष की अमीबा से विशालकाय डायनासोर, हाथी, व्हेल तक बन गए, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे गति चली थी, करोड़ों साल में पूरी हुई थी ये प्रक्रिया। और एक कोष की युगलिना से या फिर ऑर्निक्लोरेला ले लीजिए, उनसे विशालकाय बरगद का पेड़ है, ठीक, बनियान ट्री, और सिकोया का पेड़ है, विश्व का सबसे बड़ा पेड़ सिकोया होता है अमेरिका में, सिकोया का पेड़ है, उनका विकास हुआ क्रमिक रूप से, इसे उत्क्रांति कहते हैं। अब रह गई इसका मतलब एक कोष की प्राणियों से बहुकोष की प्राणी, एक कोष की पौधों से बहुकोष की पौधे का विकास हुआ था। अब इसका प्रमाण क्या क्या है? तो यहाँ पर 2 प्रमाण आपके दे दिए गए। एक प्रमाण है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है आकारिकी, रहन सहन, खाना पीना, प्रजनन विधि, वाह कंकाल, इन सबको देख करके हमें लगता है भले वो अलग अलग पर्यावरण में रहते हैं, भले उनमें कुछ अंतर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अन्य समानताओं को देखकर ऐसा लगता है इनकी उत्पत्ति कहीं एक ही जगह से हुई है। अब इनमें जो अंतर है वो उत्क्रांति के कारण है। एग्जाम्पल, अब यहां देखें जानवरों में चौपाए, कैटल, गाय भी 4 पैर की है, सींग है, पूंछ है, और शेर भी है। दोनों 4 पैर वाले हैं, समानता है, पूंछ समानता है। अंतर कहां है? अंतर यह है कि गाय के पास खुर है और शेर के पास खतरनाक पंजे हैं, ठीक है। गाय के पास या जितने भी शाकाहारी जानवर होते हैं उनमें सिर्फ नीचे के दांत होते हैं, बाकी शेर में दोनों तरफ है दांत। अब अंतर क्यों आया? अंतर इसलिए आया क्योंकि इनके रहन सहन का जगह, रहन सहन तरीका, खाने पीने तरीका अलग था, इसलिए इनमें इतना अंतर आ गया। लेकिन इतनी समानताएं हैं, दोनों चौपाए हैं, 4 पैर वाले हैं, एनिमल हैं, वाह कंकाल, बाल नाखून इनके पास है, इसका मतलब ये कहीं न कहीं एक ही पूर्वज से उड़ करके आए होंगे। तो एक प्रमाण हो गया आकार की, मॉर्फोलॉजी। दूसरा होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? शरीर क्रिया विज्ञान या शरीर के आंतरिक रचना में। अब कुछ अंग हमारे शरीर में ऐसे होते हैं, विभिन्न प्राणियों के दिखने में अलग दिखते हैं, कार्य उनका अलग है, लेकिन आंतरिक रचना उनकी समान होती है। ऐसे अंगों को हम समजात अंग कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। अब इन अंगों को देखकर, जैसे आदमी का हाथ, गाय का अगला पैर और चमगादड़ का पंख, इन सबको लिया जाए, सबका काम अलग है, सबके आकार अलग हैं, सबकी बनावट अलग है बाहरी, लेकिन अगर इनका इंटरनल निरीक्षण किया जाए, इंटरनल एग्जामिन किया जाए, अंदर में हड्डियों की रचना और बनावट सेम मिलती है, मतलब इनकी उत्पत्ति एक ही जैसे से हुई है। इसका मतलब ये तीनों मतलब कौन? इंसान, चमगादड़ और पक्षी, ठीक है, ये तीनों एक ही पूर्वज से पैदा होकर आए हैं, इसलिए इनमें समानता मिलती है। एक हो गया एनाटॉमी। दूसरा हो गया भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। अभी क्या होता है? भ्रूण विज्ञान क्या होता है? भ्रूण विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम भ्रूणों का अध्ययन करते हैं। अब प्राणी कोई भी हो, चाहे मछली हो, मेढक हो, सुंदर हो, छिपकली हो, बकरी हो, इंसान हो, बंदर हो, ये सब की आकृतियां अलग है, बनावट अलग है, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, इनके प्रजनन की पद्धतियां भी कहीं कुछ डिफर करती हैं। लेकिन अगर भ्रूणावस्था में इन सबको देखा जाए, जब भ्रूण बनते हैं, भ्रूणावस्था में सारे प्राणियों के भ्रूण में समानताएं दिखती हैं। सबके पास गिल दरारें होगी, क्लोम होगा, सबके पास पूंछ होगी और आकृति बनावट भी सेम होगी। मतलब भ्रूणावस्था में सारे के सारे प्राणी एक जैसे होते हैं। इसका मतलब भ्रूणावस्था में अपने इतिहास को दोहराते हैं। इसका मतलब सारे प्राणी कहीं न कहीं एक जगह से आए हुए हैं। तो एक हो गया भ्रूण विज्ञान। और क्या होता है? अगला होता है जीवाश्म। क्या होता है? फॉसिल।
जीवाश्मों को देख करके भी इनमें समानता पाई जा सकती है, क्रमिक विकास देखा जा सकता है। उसके अलावा ढेर सारे संयोजी कड़ी होती है, संयोजी कड़ी प्रमाण होता है, ठीक है ना। और उपार्जित ये अवशेषी अंग होते हैं, अवशेषांग अंग होते हैं। उसके आधार पर ये यहाँ पर 4 प्रमाण दे दिए गए हैं। मॉर्फोलॉजी माने आकार की, एनाटॉमी माने आंतरिक शरीर की रचनाएं हैं। जीवाश्म जानते हैं आप, भ्रूण विज्ञान एम्ब्रियोलॉजी है। इसके अलावा क्या है और हो सकता है, इसके अलावा और ढेर सारे आकार की हो गया आपका संयोजी कड़ी। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं कि वह 2 विभिन्न वर्गों के बीच में समानता दिखलाते हैं। एग्जाम्पल लिए चमगादड़। अब चमगादड़ क्या है, चमगादड़ के पास पंख है, उड़ता है, इसका मतलब पक्षी वर्ग की विशेषता है। लेकिन दूसरी बात, चमगादड़ जो है बच्चे देता है, स्तनपान कराता है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है, अंडे नहीं देता है, मतलब वो अंडज नहीं है। पक्षियां अंडज है, अंडे देती हैं। चमगादड़ जरायुज है क्योंकि भ्रूण बनता है, बच्चे होते हैं। इसका मतलब चमगादड़ जो है स्तनधारी माने मैमल की भी विशेषता लेके जी रहा है और पक्षी की भी, एवीज एंड मैमल्स, पक्षी वर्ग स्तनधारी, दोनों की विशेषता इसके पास है। इसका मतलब वो चमगादड़, वो पक्षी और वो स्तनधारी तीनों कहीं न कहीं एक ही जगह से आए हैं। तो ये आपके प्रमाण हो गए, किसके? उत्क्रांति के प्रमाण हो गए। बात समझ में आ गई ना। अब ऐसे प्रश्न आपको आएंगे, इस वीडियो को 2-3 बार देख करके आप अच्छे नंबर ले सकते हैं, अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं, बड़े अच्छे नंबर मिलेंगे। बस एक बार देखिए ध्यान से, आप एग्जाम में जाने के बाद 2-3 बार देख लीजिए इसको, आप डाउनलोड करके रख लीजिए, आप नोट्स बना सकते हैं। ये आपको बहुत 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 लाभदायक होगा, करके तो देखिए, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन हम आपको लेकर चलते हैं, अगले फिगर में देखते हैं, अगले फिगर में क्या हमको मिलता है देखने के लिए। अब ये आज यही फिगर आपको, ये आपके सामने रहा 6वां फिगर आपका, ये प्रकार देख लीजिए। आज का इस वीडियो का अंतिम है फिगर, इसके बाद में अगले वीडियो में आपको और देंगे। बस आपका कमेंट देखने के बाद में अगर आपको ये अपने एग्जाम के लिए सुविधाजनक लगता है, लाभदायक लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए कि आपके एग्जाम में हेल्प करेगा, आगे वीडियो में जारी रख सकूंगा। ओके, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले घटक, पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले घटक, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनवायरमेंट, कौन कौन से हैं? 2 हैं। एक यहां लिख दिया गया प्राकृतिक घटक, नेचुरल फैक्टर। तो यहां पर क्या होगा आप जानते हैं, मानव निर्मित, मैन मेड, नेचुरल मैन मेड, प्राकृतिक कृत्रिम या मानव निर्मित कर सकते हैं। अगला फिर प्राकृतिक, अच्छा मानव निर्मित आपने यहां पर कर दिया ना, मैन मेड, मानव निर्मित, मानव निर्मित, ठीक है। तो मानव निर्मित क्या था? प्रदूषण, जितने भी पोल्यूशन फैल रहे हैं सब इंसानों के द्वारा हैं, चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, बराबर है। ये सब कौन फैलाता है? मनुष्य। तो मानव निर्मित हो गया प्रदूषण। अगला है प्राकृतिक घटक, कौन कौन से हैं? अब प्राकृतिक घटक में ढेर सारे हैं, बाढ़ है, अकाल है, सूखा है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, ये सारे के सारे तूफान है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये प्राकृतिक घटक होते हैं जो कि पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इंतजार है मुझे आपके कमेंट का। आपके कमेंट अगर पॉजिटिव आए तो आपका ये मैं कंटिन्यू कर दूंगा, अगर आपको ये लाभदायक नहीं लगता है तो फिर कंटिन्यू करने का मतलब कुछ नहीं रहता है। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। ओके।